हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एलएलएम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी एलएलएम एंट्रेंस की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही क्यों? क्योंकि मेरा बीएलएलबी और एलएलएम दोनों यहीं से है, इसलिए हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, वरना नहीं बनाते। ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी से मैंने क्लियर करा है और मेरी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं, वही स्ट्रैटेजी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहली बात कि 5 साल के बाद ये एग्ज़ाम दिया जा रहा है एलएलएम में मास्टर डिग्री के लिए। तो थोड़ा डेप्थ में जा कर के तो क्वेश्चंस पूछेगा। तो अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा सिलेबस, सब्जेक्ट, हेडिंग वाइज, केस वाइज और बहुत ही अच्छे नोट्स वगैरह से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर कम टाइम है तो आप क्या करेंगे? आप एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे और एक पैटर्न देखेंगे कि क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, अपने सीनियर से पूछ करके या किसी से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस में आते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ कि किसी भी एलएलएम एंट्रेंस को निकालने के लिए या पर्टिकुलर होकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम के एंट्रेंस को निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है कि सबसे ईजिली ये पेपर तभी निकल सकता है जब आपको ओवरऑल नॉलेज हो, जो भी 10 सब्जेक्ट इसमें पूछे जा रहे हैं, जो थ्रू आउट आपने 5 साल पढ़ा है, आपके रिवीजन में है और आपको आते हैं, और सेकेंडली आपकी केस लॉस में कमांड है। तो अगर ये दो फैक्टर्स हैं तब तो आप बहुत इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। अगर ये दोनों फैक्टर्स नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम यही स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ा जा सकता है, मेरे हिसाब से किस टॉपिक पे क्या इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को तो हम इम्पोर्टेंस इक्वली नहीं दे सकते हैं। है ना? अब कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़्यादा टाइम डिमांडिंग है, और आपका टीपीए है, उतना टाइम डिमांडिंग नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का तरीका अलग होगा, टीपीए को पढ़ने का तरीका अलग होगा। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे आजकल डिमांड ज़्यादा है, और हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फोकस जो है वो इन्हीं एरियाज में रहता है। ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो पढ़ना ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हर एक डिटेल पता होनी चाहिए उस टॉपिक के बारे में। सपोज करिए प्रियम्बल आपका टॉपिक है। ठीक है, आपसे प्रियम्बल के बारे में पूछ रहा है, तो अब आप नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें सब बता देंगे कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल में आजकल वर्ड बहुत पूछने लगा है कि सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर कैसे किस सीक्वेंस में यूज़ हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। अगर आपसे पूछता है कि प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बोलेंगे? यूएसए से। ठीक है, ये आंसर सबको पता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्रियम्बल की लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, तब आप क्या आंसर करेंगे? है ना? तो आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं एयू के एलएलएम एंट्रेंस के लिए, तो उसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जैसे सब्जेक्ट में तो बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे आप प्रियम्बल पढ़े, आपने पूरा प्रियम्बल पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़ी, सारा सीक्वेंस देखा, ऑर्डर देखा, उसके बाद आपने देखा कि प्रियम्बल कहाँ से दिया गया। उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि प्रियम्बल में लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है। अब अगर ऑनरी प्रूडेंस से आप दिमाग लगाएंगे भी, आपको पहले से नॉलेज नहीं है, तो आप यही बोलेंगे भाई यूएसए से लिया गया है, तो लैंग्वेज भी यूएसए की होगी। लेकिन नहीं, लैंग्वेज कहाँ की है? लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक। तो ऐसे ऐसे करके आपको पढ़ना है। टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो है एलएलएम के रिस्पेक्टिव से आपसे पूछेगा, और फर्स्ट या सेकंड ईयर के रिस्पेक्टिव से नहीं पूछेगा। ठीक है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे। फिर मान लीजिए आपने पढ़ा यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ा, मान लेते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा। ठीक है। अब यूनियन पढ़ा तो इसको कैसे पढ़ना है? इसमें आपको नॉर्मल चीज़ें नहीं पढ़नी। नॉर्मल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपसे रिलेम के एंट्रेंस में ये नहीं पूछेगा कि भाई प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, या एग्जीक्यूटिव पावर जो प्रेसिडेंट की है वो कहाँ पर दी हुई है, कौन से आर्टिकल में। दे सकता है, बट बहुत रेयर चांस है। ठीक है। क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछ लेगा कि ये बताइए भाई, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है ना? इलेक्शन में कौन मेंबर्स वोट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड कर सकते हैं या इलेक्टेड कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। है ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है, तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स में दिमाग ज़्यादा लगाना है, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करना है कि आप इनको बहुत अच्छे से लर्न कर सकें। ठीक।
इसी तरह यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। आजकल ये बहुत पूछता है, सीक्वेंस में है ना। तो ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपसे ये पूछ लेगा कि इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है, ठीक है। ये सब भी बहुत आता है कि फाइनेंस कमीशन कहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको जो भी पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इन डेप्थ पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी सब आपको पढ़ना है ही है। इमरजेंसी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी इंपॉर्टेंट है, एफआर, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब तो आप पढ़ेंगे ही, फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं डिस्कस करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इन शॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्रिमिनल लॉ की। अब आते हैं क्रिमिनल लॉ। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सामने। एक्ट सीरियस मेंस, या देखिए आईपी, क्रिमिनल लॉ में सिर्फ आईपीसी, ठीक है। इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ आपको आईपीसी बहुत अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ आईपीसी पूछता है, कोई और सब्जेक्ट नहीं पूछता। कुछ ऐसे एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है अगर कुछ कॉमन है, जैसे यहाँ पे भी सेक्शन कॉमन है और सीआरपीसी में भी कॉमन है, तो आपसे पूछ लेगा कि भैया क्या है, तो आप इन जनरल भी आंसर कर लेंगे, है ना। इन ऑल केसेस सिर्फ आईपीसी पूछता है और बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के भी नहीं पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। कि आपसे एलिमेंट ऑफ थेफ्ट पूछ लेगा, ठीक है। या तो आपसे पूछ लेगा कि भाई मेंस रिया के एलिमेंट क्या है, या एक्टस रियस के एलिमेंट्स क्या हैं, कौन से सेक्शन में क्या दिया है ना। रॉबरी कहाँ डिफाइंड है, ऐसे कि क्राइम कमिट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। जनरल एक्सेप्शन में आपको से पूछ लेगा कि सेक्शन 95 में क्या है या 100 में क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल नॉर्मल सिनेरियो पूछता है, कुछ बहुत ज़्यादा घुमा करके नहीं पूछता है, ठीक है। तो आईपीसी को आपको बहुत ज़्यादा ऐसे घुमा फिरा के बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं घुसना है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अच्छा कहाँ पे दी हुई है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन सा अमेंडमेंट से आई है, और क्या सज़ा इसमें कितनी है, 120A में क्या है, 120B में क्या है, ये उन दोनों आर्टिकल को अच्छे से क्या इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। अबेटमेंट में क्या है। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है बहुत इन डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको एक नॉर्मल पता होना चाहिए कि सेक्शन क्या है और सेक्शन क्या बोल रहा है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टेररिज्म वगैरह का तो मुझे नहीं आती, कभी एलएलएम में बहुत ज़्यादा पूछा गया हो, ठीक है। स्टेट में कभी कभी मतलब पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा कंसर्न जो है उसका रहता है जनरल एक्सेप्शन, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट, एक्सेस, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, इसी के आसपास ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर बाकी पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि सिलेबस है पूरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है। अब हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में क्या चीज़ें हैं? मैरिज, dissolution of marriage, matrimonial remedies, divorce and theories of divorce, maintenance, dowries, children adoption, guardianship, will और gift। हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों के हिसाब से पढ़ना है, लेकिन जो है मुस्लिम लॉ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेगा इद्दत पीरियड पूछ लेगा, या आपसे कंडीशंस पूछ लेगा, वैलिड सोर्सेज पूछ लेगा कि कहाँ से मुस्लिम लॉ जो है डिराइव हुआ है, ठीक है। सोर्सेज हिंदू लॉ के भी पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं पूछता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन का आप रिस्क ले सकते हैं। इसमें क्या पूछ लेगा, डाइवोर्स पे केस लॉज बहुत पूछता है, जैसे प्रियोरिटी का केस लॉज आपसे पूछ लेगा, आपसे डिजर्शन का केस लॉ पूछ लेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में। तो मुस्लिम लॉ पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सेक्शन पूछ लेगा, उसका जो है आपसे पूछ लेगा कि केस क्या है, या आपका सेक्शन 9 पूछ लेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। उसके बाद आपसे पूछ लेगा कि रजिस्ट्रेशन, हाँ बहुत बहुत एक रिलेवेंट क्वेश्चन है कि जो मैरिज होती है इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कि नहीं हिंदू लॉ में, तो उसका केस आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर केसेस ज़्यादा पूछता है, सिर्फ यहाँ पर नहीं, पीछे के टॉपिक्स में नहीं बताया है। हर टॉपिक पे जो है आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि एयू का एंट्रेंस या कोई भी अब एग्ज़ाम जो है वो केस लॉ के बेस पे है, क्योंकि फैक्ट जो है वो तो वही है ना, सेक्शन में तो वही चीज़ें लिखी हैं,
और आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको अडॉप्शन के प्रोविजन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, सेक्शन 18 से 22 तक बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मुस्लिम लॉ में कवर करनी है, और सारे सब्जेक्ट जो पीछे कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा और हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और जितने भी सब्जेक्ट भी डिस्कस करेंगे सब में आपको इनहेरेंट ये इम्प्लाइडली दिमाग में रखना है कि केस लॉज मस्ट है। केस लॉज सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक, ओके। चलिए अब जूरी स्टूडेंट्स देखते हैं। अब जूरी स्टूडेंट्स में क्या बताएं क्या ना बताएं, ये सब्जेक्ट जो है कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, है ना। इतने बड़े बड़े ब्लॉक लेटर में इसीलिए लिखा है कि ये आज तक जो है किसी को समझ में नहीं आया। सिर्फ आप इसे क्या कर सकते हैं, रट सकते हैं, उठ के सुबह सुबह रटिए, और रटने से अगर आपको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना इसके एमसीक्यू बहुत रेयरली सही होते हैं जब आप कांस्टेंट प्रैक्टिस में हो और कांस्टेंट चीज़ें आपको याद हो। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको एयू के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है, आपको एयू के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि कौन से जूरिस्ट ने क्या बोला है और कौन से जूरिस्ट की कौन सी बुक है। मतलब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेइंग और सेइंग के अलावा किसने कौन से बुक लिखी है। ज़्यादा क्वेश्चन इन दो एरिया से होंगे। कभी कदार आपसे पूछ लेगा कि कौन से स्कूल का कौन सा जूरिस्ट है और किसने प्रोपगेट करी है और किसने बढ़ाया है उस स्कूल को। ठीक है, जूरी स्टूडेंट्स में इतना ही। बाकी आपको भी पता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ याद करने से ही होगा, है ना। और अच्छा खासा क्वेश्चन आता है जूरिस्ट का हर एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि जूरिस्ट पूछा नहीं जाता है। लेकिन इसको सही करने की एक ही टेक्निक है कि आपकी मेमोरी अच्छी हो और कांस्टेंट आप याद कर रहे हो, भूल रहे हो, और परमानेंटली आपके परमानेंट मेमोरी में ये फीड हो गया हो। अगर याद कर लिया तो बहुत हेल्पफुल है। अगर नहीं याद किया है तो जूरीज के क्वेश्चन का आप रिस्क ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें अगर आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है। ठीक है, उसके बाद आता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब लॉ ऑफ टॉर्ट का क्या है, बाई नेचर डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। अब लॉ ऑफ टॉर्ट में ही सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है, भैया टॉर्ट है कि टॉर्ट्स है ना। और है तो किसने क्या बोला है। जनरल प्रिंसिपल क्या है टॉर्टियस लाइबिलिटी के, जनरल डिफेंसेस, स्पेसिफिक टॉर्ट्स, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है ना। आपसे यही पूछ लेगा इंजूरिया साइन डैमना या डैमनम साइन इंजूरिया, आप बताइए क्या है। इनके केसेस पूछ लेगा। ठीक है, आपसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पूछ लेगा कि भैया राइलेंड वर्सेस फ्यूचर में जज कौन था, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में जज कौन था, कौन सा केस कब आया। जनरल डिफेंसेस में तो इतने सारे केसेस हैं। तो टॉर्ट इतना कोई कठिन नहीं है, इजी है, और इसमें कोई इंडेप्थ पढ़ना भी नहीं है। जो आपको ध्यान रखना है वो केसेस का रखना है। ठीक है, लेकिन अगर टाइम बहुत ज़्यादा कम है तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जनरल डिफेंसेस में और नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। ठीक है, जनरल डिफेंसेस और ये रिमोटनेस ऑफ डैमेज है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर टाइम कम है तो आप छोड़ सकते हैं। और नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास और डिफेमेशन, तो इसमें डिफेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो वैसे भी आपका ज़्यादा दिन नहीं लेगा, 2 दिन में तो ये तैयार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट हमारे बचे हुए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले क्या करना है अपने को इसका सेकंड पार्ट याद कर लेना है पूरा। एजेंसी को आप छोड़ सकते हैं, शुरुआत के 8 या 10 सेक्शन पढ़ने हो तो पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है पूरा पढ़ें। एक क्वेश्चन का रिस्क अगेन ले सकते हैं। लेकिन बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को आपको सेकंड पार्ट से पढ़ना शुरू करना है और पूरा याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है इससे बहुत ज़्यादा पूछने लगा है कि कौन से सेक्शन में क्या दिया। जनरली क्या होता है कि इसको कोई पढ़ता नहीं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। बट ये क्या करता है, ये काम करता है रटने वाला। आपको याद होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में क्या है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कौन से सेक्शन में दी हुई है। ठीक है, तो अब ऑप्शन दे देगा आपको 127, 128, 129। ठीक है, फिर आपको बताना है कि क्या है। ठीक, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज आपको पढ़ना है, टू पूरी जितनी भी डेफिनेशन दी हुई है वो सारी आपको आनी चाहिए। और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपका कॉन्सेप्ट आ गया 1 से 36 तक, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। पहले आपको क्या पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है सेकेंड पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का।
बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 से 36 तक कोर कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से। फिर 36 से 75 में आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रीच को पढ़ सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप सेक्शन 73 74 पढ़ सकते हैं, लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड, और क्या पढ़ सकते हैं, और कॉज आई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, 1 से 36 का जो कॉन्सेप्ट है, और ब्रीथ जो है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, ब्रीथ बाय फ्रस्ट्रेशन होती है, सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी वगैरह, ये सब के आपको केसेस बहुत अच्छे से देख लेना है। ठीक है, केसेस बहुत अच्छे से देख लेना है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, बाकी टाइम वेस्ट मत करिएगा इधर उधर, इतना ही पढ़िएगा। और इसके बाद देखते हैं लेबर लॉ। अब लेबर लॉ में क्या है, अब लेबर लॉ में क्वेश्चंस तो आते हैं, बट क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें डेफिनेशन क्लॉज कर लेना है। मिनिमम आप, बेयर मिनिमम आप इसमें क्या कर सकते हैं कि डेफिनेशन क्लॉज आप सबका पढ़ के जाएं। इसमें एक जनरल आइडिया आपसे मांगता है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है। ठीक है, आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। टाइम के हिसाब से कवर करना है, बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, और बेसिक बेसिक चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए। ठीक है, लेबर लॉ में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, और अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है तब तो अच्छा ही। अब आता है टीपीए प्रॉपर्टी एक्ट, इससे क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हमने टॉपिक नहीं लिखे हैं क्या क्या है, लेकिन आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे सेक्शन 6 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 26, 27, 40 हो गया, इसका केस पूछ लेता है 40 का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और 43 हो गया, मॉडगेज आपसे पूछेगा ही पूछेगा, 58 हो गया। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि क्या जो है सरेंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है या नहीं है, पार्टीशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो ये तो आपको शुरुआत में पढ़ के ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आते हैं कि कौन सा सेक्शन जो है क्या बोल रहा है, पूछेगा 13 में क्या है, 14 में क्या है, या 6 में क्या है, या सेक्शन 5 में क्या है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो टीपीए है वो सब्जेक्ट होता है डॉक्ट्रिन का, तो बहुत ज़्यादा जो है आपसे पूछ सकता है कि कौन सी डॉक्ट्रिन कहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो अगर डॉक्ट्रिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेक्शन है तो वो सेक्शन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो टीपीए हमको ऐसे कवर करेगा। उसके बाद है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट। इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सिर्फ पढ़ेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के केस लॉ। सिर्फ आप केस लॉस पढ़ेंगे कि कौन से केस लॉ में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इंस्टेंस में प्रिपरेशन है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप एनएचआरसी पढ़ सकते हैं, माइनॉरिटीज का कमीशन पढ़ सकते हैं, वुमेन का कमीशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, कॉन्फ्रेंसेस। और ये जो फर्स्ट में केस लॉस पढ़ेंगे इसमें कॉन्फ्रेंसेस भी पढ़ लीजिएगा। ये ये दोनों अगर आपने पढ़ लिया और आपकी कमांड बन गई तो कुछ कुछ चीज़ें कवर में हैं। यूनाइटेड नेशन तो मस्ट हो गया है, समय हर जगह पूछेगा ही पूछेगा। और सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। ठीक है, फिर कौन से चैप्टर में जो है यूएन चार्टर के दिया हुआ है कैसे जो है डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे मेजर्स। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, सिर्फ केस लॉ और सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, ये आपकी बात रही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की। ठीक, और कैसे पूछता है कॉन्फ्रेंस में कि भाई पहली ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई। ठीक है, या तो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या हुआ, रियो में क्या हुआ, ऐसे करके चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, अब रही बात ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट का क्या है, जब तक ह्यूमन है तब तक उसकी राइट है, तो इसका कोई एंड है नहीं। आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, जितना भी पढ़ेंगे उतना आपको क्या पड़ जाएगा, उतना आपको कम पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भाई बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हैं, बहुत सारे लॉज हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो इसमें आप जितना भी पढ़ेंगे उतना आपके लिए कम है, इसका एम्बिट बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं लीगल अवेयरनेस।
अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है। अब कुछ भी का मतलब कहीं से भी नहीं पूछ लेगा। सिंपली आपके जो इवेंट्स होंगे वो किससे रिलेशन में होंगे, वो होंगे जुडिशरी से रिलेशन में, या तो लीगल अपडेट पूछेगा। क्या पूछेगा? लीगल अपडेट, ठीक है। केस पूछ लेगा आपसे, लेजिस्लेशन, ठीक है। भाई अभी कौन सा केस आया रिसेंट, क्या हुआ, अपॉइंटमेंट्स पूछ लेगा, नेम्स पूछ लेगा किसकी की पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं लीगल प्रोफेशन में, है ना। कि भाई कौन से कमीशन का कौन हेड है, कौन सीजेआई है, कौन पहला जज बना आईसीजे का, या कौन पहला इंडियन जज था जिसने आईसीजे की किसी केस में डिसाइड करा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। यूएन पूछ लेगा, सेक्रेटरी जनरल पूछ लेगा। ओवरलैप कर जाता है यूएन से ये लीगल अवेयरनेस वाला, ठीक है। तो और अगर आपको करंट पढ़ना है, करंट जैसे पूछता है, तो करंट कब तक का पूछेगा, एग्जाम से 1-2 महीने पहले का, उससे ज़्यादा नहीं पूछता कि आपसे साल भर का पूछेगा, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ठीक है। वही जो रिसेंटली चलता रहता है 1-2 महीने में, वही आपसे पूछेगा। सबसे ज़्यादा इसमें पूछ लेता है नेम्स, नेम्स पूछ लेता है, और अपॉइंटमेंट्स पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सबका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कोशिश करी है इन शॉर्ट चीज़ों को कवर करने की। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव सारी चीज़ें नहीं बता पाए क्योंकि उतना टाइम नहीं था, और यही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और कोशिश करी है कि सारी डिटेल जो है वो डिस्कस हो जाए और कुछ भी ना छूटे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप डिमांड करेंगे तो एक एग्जॉस्टिव वीडियो भी हम बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर करिएगा।